चलो देखते हैं एक्टिविटी एंड एक्टिविटी कोएफिशिएंट। इसमें देखें तो इसमें हम लोग बता सकते हैं इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन solutions Lewis introduced a terms activity is placed more molar concentration। हाँ, इसमें बताया जाता है कि जो लेविस नामक साइंटिस्ट थे, लेविस ने इंट्रोड्यूस किया कि किसी भी सॉल्यूशन के लिए मोलर कॉन्सेंट्रेशन के स्थान पर क्या यूज किया जाता है, तो इसके स्थान पर जो है टर्म्स एक्टिविटी यूज किया जाता है किसी भी सॉल्यूशन के लिए या फिर इसको बोल सकते हैं हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के लिए, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के लिए मोलर कॉन्सेंट्रेशन के प्लेस पर क्या यूज किया जाता है, तो एक्टिविटी यूज किया जाता है, एक्टिविटी का यूज किया जाता है, तो सबसे पहले देखें तो सॉल्यूशन क्या होता है, तो सॉल्वेंट और सॉल्यूट से मिल करके बने सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट से मिल करके बनता है हमारा सॉल्यूशन। अब इसमें देखें एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे होता क्या है, ये सॉल्वेंट और सॉल्यूट जो है, सॉल्यूशन जो है, जैसे हम लोग बोल सकते हैं HCl का सॉल्यूशन, और ये जो HCl का सॉल्यूशन है यह किससे बना होता है, तो इसका देखें तो ये बता सकते हैं इसमें कि H+ + Cl- इससे बना रहता है। दोनों के दोनों ये जो पार्ट में टूटे हुए हैं, एक पॉजिटिव पार्ट एक नेगेटिव पार्ट, इसी पार्ट को ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है। ठीक है, अब ये क्या बोल सकते हैं, ऐसा सॉल्यूशन जो कि कंप्लीट रूप से, ठीक है, तो यहां पर बताया जाता है ऐसा सॉल्यूशन जो कि 100% क्या होता है, तो अपने कंस्टिट्यूएंट में टूटता है, इलेक्ट्रोलाइट में टूटता है, इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या हो जाता है, टूट जाता है, इसे हम क्या बोलते हैं, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, लेकिन वहीं पे जो कि क्या होता है 100% से कम टूटता है या बहुत कम मात्रा में इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है, टूटता है, उसे हम क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, इसको हम लोग क्या कहते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के एग्जांपल के रूप में HCl को लेते हैं, और वीक इलेक्ट्रोलाइट के एग्जांपल के रूप में लेते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, तो सॉल्यूशन जिस कंस्टिट्यूएंट से बने होते हैं उनको हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, और जिसका विघटन क्या होता है 100% होता है उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और जिसका विघटन जो है वह क्या होता है लेस देन 100% होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। अब इसमें आगे देखो तो इसमें बोलता है फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन, अगर हम क्या करते हैं आइडियल सॉल्यूशन कंसीडर करते हैं, तो इसमें बताता है द एक्टिविटी जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं A से, of any component of a solution is equal to concentration। तो क्या बोल रहे हैं, तो आइडियल सॉल्यूशन के लिए देखें तो इसका जो एक्टिविटी होता है वह
उसके वह उसके किसके वह उसके कॉन्सेंट्रेशन के इक्वल होता है। कॉन्सेंट्रेशन टी के क्या होता है तो इक्वल होता है, इक्वल होता है। मतलब समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो हम बोल रहे हैं कि जो आइडियल गैस आइडियल सॉल्यूशन है, यह आइडियल सॉल्यूशन का जो एक्टिविटी होता है जिसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं, वह उस सॉल्यूशन के जो कॉन्सेंट्रेशन है जिसको सी से डिनोट करते हैं उसके क्या होता है, ये इक्वल होता है। तो ये दिखा सकते हैं। बट व्हेन द सॉल्यूशन इज रियल या नॉन आइडियल इट इज नॉट ट्रू। लेकिन यहाँ पे बताया जाता है कि यदि यदि सॉल्यूशन क्या हो, यदि सॉल्यूशन रियल हो या फिर इसको हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं नॉन आइडियल। अच्छा, इसका मतलब क्या है? तो सॉल्यूशन अगर रियल है या फिर नॉन आइडियल है तब के कंडीशन में, तब के कंडीशन कंडीशन में क्या होता है? तो इसमें बताया जाता है कि जो एक्टिविटी होता है, एक्टिविटी नॉट इक्वल टू क्या होता है तो कॉन्सेंट्रेशन होता है। रियल सॉल्यूशन के केस में देखेंगे तो क्या होता है, तो इसका तो उसके कॉन्सेंट्रेशन के इक्वल नहीं होता है। तो ये चीज बताया जाता है। इसमें आगे बता सकते हैं फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन, फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन अगर हम आइडियल सॉल्यूशन कंसीडर करके चलें तो इसमें हम लोग बता सकते हैं A इज इक्वल टू C, जहां पे A क्या है तो A है एक्टिविटी और स्मॉल c लिखे हैं। स्मॉल c क्या दिखाता है तो ये दिखाता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, और इसी प्रकार से देखते हैं फॉर अ रियल गैस, फॉर अ सॉरी रियल सॉल्यूशन, फॉर अ रियल सॉल्यूशन। तो इस केस में हम कहते हैं कि जो एक्टिविटी है जिसको हम लोग ए से दिखाते हैं यह प्रोपोर्शनैलिटी रखता है सी से। मतलब ये कि वह कॉन्सेंट्रेशन के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन के प्रोपोर्शनल होता है तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं तो रियल गैस के सॉल्यूशन के लिए जो एक्टिविटी लिखते हैं उसको हम इस प्रकार से लिखते हैं ए इज इक्वल टू आर सी। आर सी क्यों? तो आर क्या होता है तो आर के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, वेयर आर जो है वो क्या होता है एक्टिविटी कोएफिशिएंट। तो आर जो है वह एक्टिविटी कोएफिशिएंट इफिशिएंट ऑफ क्या बोल सकते हो सॉल्यूशन, एक्टिविटी कोएफिशिएंट ऑफ सॉल्यूशन। ए क्या है तो ए होता है एक्टिविटी एक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन और सी क्या होता है तो सी के बारे में बताए हैं कॉन्सेंट्रेशन होता है। ये होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। बोलो ये चीज क्लियर है? तो इस बेसिस पे हम बता सकते हैं कि ए जो है रियल गैस रियल सॉल्यूशन के लिए देखें तो एक्टिविटी जो है वह क्या होता है तो इक्वल टू होता है एक्टिविटी कोएफिशिएंट इनटू सी के। ठीक है, तो इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब इसमें देखें तो इसमें बता सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से देखें तो हम वी गेट तब प्राप्त क्या कर सकते हैं तो हम प्राप्त कर सकते हैं देखो तो R इज इक्वल टू A बाई सी। R इज इक्वल टू A बाई सी। तो क्या होता है तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए R इज ऑलवेज लेस देन यूनिटी बट फॉर अ आइडियल गैस हाँ। तो यहाँ पे होता क्या है तो यहाँ पे बोलता है फॉर आइडियल सॉल्यूशन के लिए क्या होता है R इज इक्वल टू R हमेशा क्या होता है तो हमेशा ही यूनिटी होता है। यूनिटी यूनिटी कहने का मतलब क्या है तो देखिए तो आइडियल सॉल्यूशन बोल रहे हैं तो इसको हम लोग बोल सकते हैं R इज इक्वल टू 1 और दैट इज आल्सो इक्वल टू A बाई सी। और यहाँ पे क्या होगा इस C को इस साइड ले जाएंगे तो ये लिख सकते हैं इसको हम A इज इक्वल टू C। ये जो पहले लिखे हैं तो ये नीचे A इज इक्वल टू C। यहाँ पे हम बोल सकते हैं
का जो वैल्यू है वो क्या होगा, हमेशा यूनिक होगा। यूनिक कहने का मतलब है एक होगा। लेकिन यही चीज अभी देखें हम लोग रियल गैस या फिर नॉन आइडियल गैस के लिए, आइडियल सॉल्यूशन के लिए, तो रियल सॉल्यूशन या फिर नॉन आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन के लिए आर आर कभी भी यूनिटी नहीं होता है, कभी भी यूनिटी नहीं होता है, कभी भी यूनिटी नहीं होता है। तो इस बेसिस पे हम बता सकते हैं कि जो सॉल्यूशन है उसके लिए देखें तो एक्टिविटी और एक्टिविटी कोएफिशिएंट का रिलेशन जो है हम लोग इस प्रकार से, इस फॉर्मूला से दिखा सकते हैं। ठीक है, तो इसको दे देते हैं इक्वेशन 2। तो यहाँ पे बोल सकते हैं हम लोग इक्वेशन 2 आर, क्या बोल सकते हो, रिलेशन ऑफ एक्टिविटी कोएफिशिएंट एंड एक्टिविटी फॉर, इसके लिए तो फॉर रियल या फिर नॉन आइडियल गैस के लिए, नॉन आइडियल गैस, सॉरी नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए। क्लियर है? तो इक्वेशन 2 जो है यहाँ पे हमको बताता है कि यहाँ पे जो क्या होता है, इक्वेशन 2 जो है वह बताता है कि जो एक्टिविटी कोएफिशिएंट है वह किस प्रकार से एक्टिविटी ऑफ रियल गैस या रियल सॉल्यूशन से रिलेशन रखता है। ठीक है, तो इस प्रकार से होता है एक्टिविटी एंड एक्टिविटी कोएफिशिएंट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, चलो इसमें देखते हैं चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड स्टेट, चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड स्टेट, चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड स्टेट। तो स्टैंडर्ड स्टेट में का चॉइस हम लोग किस प्रकार से करेंगे इसको देखें। तो इट इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन एक्चुअल वैल्यू ऑफ फंक्शन E H G A S। तो यहाँ पे बोलता है कि क्या बोल रहा है, तो इसमें बोल रहा है इट इज नॉट पॉसिबल, यह पॉसिबल नहीं है कि हम क्या कर सकते हैं, तो E H G A S, E क्या है इंटरनल एनर्जी, H क्या है एंथैल्पी, G क्या है गिब्स फ्री एनर्जी, A क्या है हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी, S क्या है एंट्रोपी। तो इनका हम इनका क्या, तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ फंक्शन, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ फंक्शन डिटरमाइन नहीं कर सकते मतलब यह पॉसिबल नहीं है कि इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, गिब्स फ्री एनर्जी, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी, एंट्रोपी, इनके लिए जो एब्सोल्यूट वैल्यू है फंक्शन का उसको हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से हम लोग देखें तो चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड स्टेट, तो इनके लिए जो है हम लोग क्या करेंगे, तो स्टैंडर्ड स्टेट जो है उसका चॉइस करेंगे। ठीक है, चलो इसको लिख लो। आगे देखिए, तो आगे हम लोग इसमें बता सकते हैं तो आगे बता सकते हैं इसमें therefore for a such function values related to
टू अ डिफाइंड स्टेट आर यूज्ड। इसलिए इसलिए इन फंक्शन के इन फंक्शन इन फंक्शन इन फंक्शन के लिए रिलेटेड वैल्यू को क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं जो कि क्या करता है, तो जो कि इन स्टेट को डिफाइन कर सके, इसके स्टेट को क्या कर सके, तो डिफाइन कर सके, इसके स्टेट को क्या कर सके, तो डिफाइन कर सके। डिफाइंड स्टेट इज नोन एज स्टैंडर्ड स्टेट और अ रिफरेंस स्टेट। हाँ, और इसके डिफाइंड स्टेट को ही हम स्टैंडर्ड स्टेट या फिर क्या कहते हैं, तो रेफरेंस स्टेट कहा जाता है, रेफरेंस स्टेट कहा जाता है। देखो तो समझो तो क्या बोल रहे हैं, तो देखो एक्चुअल वैल्यू जो है हम लोग इनका डिटरमाइन नहीं कर सकते, एब्सोल्यूट वैल्यू जो है, ठीक है, तो क्या कर दिए हम कुछ उससे रिलेटेड वैल्यू डिटरमाइन कर रहे हैं, और वो जो रिलेटेड वैल्यू है वह क्या कर सकता है, तो उस स्टेट को क्या कर सकता है, डिफाइन कर सकता है। और इसलिए इस जो वैल्यू है इसको हम लोग डिफाइंड स्टेट कहते हैं, और यह जो डिफाइंड स्टेट है को ही हम क्या कहेंगे अब, तो उसी को ही हम बोलते हैं स्टैंडर्ड स्टेट या फिर रेफरेंस स्टेट, उसी वैल्यू को कहा जाता है। इसको जो डिफाइंड वैल्यू हम डिफाइंड स्टेट जो हम ज्ञात कर रहे हैं उसी को ही हम क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड स्टेट या फिर रेफरेंस स्टेट जो है कहा जाता है। ठीक है, आगे देखें तो द नेचर ऑफ अ स्टैंडर्ड स्टेट इज ऑफ थर्मोडायनेमिक सिग्निफिकेंस। यहां पे बताया जाता है कि स्टैंडर्ड स्टेट थर्मोडायनेमिकली थर्मोडायनेमिकली रूप से क्या होता है, तो सिग्निफिकेंस होते हैं, सिग्निफिकेंस होता है। थर्मोडायनेमिक रूप से यह क्या होते हैं, सिग्निफिकेंस होती है। मतलब ये बोल सकते हैं कि जो स्टैंडर्ड स्टेट है उसमें थर्मोडायनेमिकली उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके महत्व को हम देख सकते हैं। वही चीज बोल रहे हैं, स्टैंडर्ड स्टेट में क्या होता है, थर्मोडायनेमिकली क्या होते हैं, महत्व होता है, ऐसा हम बोल सकते हैं। इसके जगह पे महत्व भी लिखोगे तो भी चलेगा। सिग्निफिकेंस का हिंदी होता है महत्व। ठीक है, तो यह थर्मोडायनेमिक रूप से महत्व रखता है, ऐसा भी इसके बारे में हम लोग बोल सकते हैं। आगे बोलते हैं द एक्टिविटीज आर डिफरेंट व्हेन डिफरेंट स्टैंडर्ड स्टेट आर सेलेक्टेड फॉर अ टू फेजेस। यहां पर बताया जाता है कि डिफरेंट स्टैंडर्ड स्टेट के लिए डिफरेंट स्टैंडर्ड स्टेट के लिए डिफरेंट एक्टिविटीज होती है, एक्टिविटीज होती है। अर्थात हम बोल सकते हैं इसमें सेलेक्टेड टू फेज में बोथ का क्या होता है, तो बोथ का डिफरेंट
बोथ का डिफरेंट क्या होता है, एक्टिविटी प्राप्त होता है, एक्टिविटीज क्या होता है, तो प्राप्त होता है, एक्टिविटीज प्राप्त होता है। मतलब समझ में आ रहा है? तो इसमें बोल रहे हैं कि डिफरेंट जो स्टैंडर्ड स्टेट के लिए अगर हम जो स्टैंडर्ड स्टेट सेलेक्ट कर रहे हैं वह अगर डिफरेंट डिफरेंट है, मान लो दो सेलेक्ट कर रहे हैं तो वो अलग अलग हैं, तो उनके लिए जो एक्टिविटी है वह भी डिफरेंट डिफरेंट होगी, सेम सेम एक्टिविटीज नहीं पाया जाएगा। ठीक है, पहला चीज बोल। दूसरा बोल रहे हैं हम जो स्टडी के लिए सेलेक्ट किया हुआ फेज है अगर वह टू फेज है, दो फेज में ले रहे हैं, तो दोनों के लिए जो डिफरेंट एक्टिविटीज होता है वह क्या होता है, तो दोनों के लिए अलग अलग जो है एक्टिविटीज प्राप्त होती है। ठीक है, वी हैव द फॉलोइंग डेफिनेशन, इसके लिए हम लोग कुछ डेफिनेशन दे सकते हैं। वी हैव द फॉलोइंग डेफिनेशन, तो इसके लिए हम इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं या डेफिनेशन दे सकते हैं। तो देखो तो कैसे डेफिनेशन देंगे, तो इसमें बोलता है स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड स्टेट फॉर अ गैस, गैस के लिए स्टैंडर्ड स्टेट देखें। ठीक है, तो इसमें बताया जा सकता है द स्टैंडर्ड स्टेट फॉर अ गैस एट एनी गिवन टेम्परेचर may be defined as that state in which the fugacity of the gas is equal to unity। तो इसमें बोलते हैं कि जब गैस के लिए या गैसेस के लिए, जब गैसेस के लिए स्टैंडर्ड स्टेट डिफाइन किया जाता है, डिफाइन किया जाता है तब, डिफाइन किया जाता है तब। ठीक है, तो गिवन टेम्परेचर पर, गिवन टेम्परेचर पर उस स्टेट की फ्यूगेसिटी, उस स्टेट के लिए, उस स्टेट के लिए गैस की फ्यूगेसिटी, गैस की फ्यूगेसिटी यूनिटी कर होती है, यूनिटी होती है, उस स्टेट के लिए गैस की फ्यूगेसिटी यूनिटी होती है। कहने का मतलब क्या, स्टैंडर्ड स्टेट में फ्यूगेसिटी क्या दिखाएंगे, एफ नॉट और दैट इज इक्वल टू 1, क्योंकि यूनिटी बोल रहे हैं तो एफ नॉट जो है वो क्या होता है, तो वह यूनिटी होगा। इसी में कल हम देखे थे कि फ्यूगेसिटी जो है वह एक्टिविटी से किस प्रकार रिलेटेड था, तो कैसा रिलेशन रखना था, तो A इज इक्वल टू हो रहा था फ्यूगेसिटी ऑफ गैस डिवाइडेड बाय फ्यूगेसिटी ऑफ स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ गैस, ये देख रहे थे। तो इसके बेसिस पर हम क्या लिखेंगे, A क्या था, तो एक्टिविटी था, दैट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ फ्यूगेसिटी, ये भी बोल रहे थे। तो एक्टिविटी क्या होता है, तो रेशियो ऑफ फ्यूगेसिटी के बराबर होता है, ये बोल रहे हैं। तो यहां पे देखें तो इसके बेसिस पे हम बोल सकते हैं इन स्टैंडर्ड स्टेट में देखें तो क्या होता है, तो फ्यूगेसिटी ऑफ गैस एंड स्टैंडर्ड फ्यूगेसिटी ऑफ गैस एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। हेंस हम क्या बोल सकते हैं, हेंस क्या लिख सकते हैं, तो देखो स्टैंडर्ड एक्टिविटी इज इक्वल टू लिख सकते हो स्टैंडर्ड फ्यूगेसिटी डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड फ्यूगेसिटी एंड दैट इज इक्वल टू 1। मतलब क्या बोल सकते हैं, तो एक्टिविटी या स्टैंडर्ड एक्टिविटी इज इक्वल टू इसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है। अतः स्टैंडर्ड स्टेट की एक्टिविटी ऑफ गैस, अच्छा ये दूसरे का है, एक मिनट, स्टैंडर्ड स्टेट के लिए देखो फ्यूगेसिटी क्या होता है, 1 होता है, ये बोल दिए हैं। तो इस बेसिस पे हम बोल सकते हैं, देखो तो
f is equal to 1, तो क्या हो जाएगा? तो इसमें बोल सकते हैं f not is equal to 1, तो ये लिख सकते हैं a is equal to f, a is equal to f, तो क्या हो गया? hence in standard state में क्या हो जाएगा? तो इसको क्या लिख सकते हैं? a is equal to f0 is equal to 1, ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पे गैस के लिए हम लोग क्या देख सकते हैं? तो जो स्टैंडर्ड एक्टिविटी है वह स्टैंडर्ड फ्यूगेसिटी के बराबर होगा, और स्टैंडर्ड फ्यूगेसिटी क्या होता है? गैस के लिए 1 होता है, तो इसमें बोल सकते हैं that is equal to 1। अर्थात हम बोल सकते हैं स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ अ गैस एंड वेपर is the state in which our activity फ्यूगेसिटी is equal to unity। तो इसको दे देते हैं इक्वेशन 3 एंड 3 पर, है ना? तो यहाँ पे बोल सकते हैं इक्वेशन 3 क्या कहता है? तो स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ गैस, स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ गैस के लिए स्टैंडर्ड एक्टिविटी एंड स्टैंडर्ड फ्यूगेसिटी इज इक्वल टू क्या बोल सकते हो? तो यूनिटी, क्योंकि एक के बराबर हो रहा है इसलिए हम बोल सकते हैं कि क्या होता है? तो स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ गैस के लिए स्टैंडर्ड एक्टिविटी एंड स्टैंडर्ड फ्यूगेसिटी इक्वल टू होता है यूनिटी के, तो 1 के बराबर होता है तो स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ गैस के लिए। ठीक है, तो ये हो गया स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ गैस के लिए। दूसरा देख सकते हैं इसमें स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ लिक्विड के लिए, दूसरा देख लेते हैं स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ लिक्विड, स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ लिक्विड। तो स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ लिक्विड के लिए क्या देख सकते हैं? तो इसमें बोल सकते हैं कि स्टैंडर्ड स्टेट फॉर अ लिक्विड इज प्योर स्टेट ऑफ द लिक्विड एट 1 atm। अब हम बोलते हैं स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ लिक्विड को यदि हम प्योर स्टेट प्योर कंडीशन में कंसीडर करें, प्योर स्टेट या प्योर कंडीशन में कंसीडर करें जहां पे प्रेशर क्या होता है? तो 1 atm होता है, जहां प्रेशर को 1 atm कंसीडर करें तथा गिवन टेम्परेचर और टेम्परेचर जो है वो हमको दिया जाए, जो भी दिया जाए, तब इसे हम रिटर्न कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो कैसे लिख सकते हैं? तो इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं A is equal to F by F naught, ये लिख सकते हैं। क्या है? तो एक्टिविटी जो होता है वह रेशियो ऑफ फ्यूगेसिटी होता है। एक्टिविटी क्या होता है? तो रेशियो ऑफ फ्यूगेसिटी। और यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं स्टैंडर्ड स्टेट में, ठीक है, स्टैंडर्ड स्टेट में देखें तो क्या होता है? तो F is equal to F naught होता है। ठीक है, स्टैंडर्ड स्टेट में क्या हो गया यहाँ पे? तो F is equal to F naught होता है, किसके लिए? तो लिक्विड के लिए। तो लिक्विड में F is equal to F naught। तो इस बेसिस पे हम बोल सकते हैं हेंस, क्या लिख सकते हो? हेंस लिख सकते हैं A naught is equal to F naught by F naught, F naught by F naught। तो F naught और F naught एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे तो 1 हो जाएगा। तो इसमें हम लोग कह सकते हैं कि
क्या, तो ए नॉट इज इक्वल टू 1, ए नॉट इज इक्वल टू 1। तो इसमें भी कर सकते हैं दाउ द स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ लिक्विड द एक्टिविटी ऑफ अ लिक्विड इज यूनिटी। इसमें बोल सकते हैं दाउ, इसलिए इसलिए इन स्टैंडर्ड स्टेट, इन स्टैंडर्ड स्टेट, स्टैंडर्ड स्टेट, स्टैंडर्ड, इन स्टैंडर्ड स्टेट the activity of liquid, ये आगे लिख देता हूं ऊपर, is unity। तो क्या बोल सकते हैं कि स्टैंडर्ड स्टेट में जो है उस लिक्विड का क्या होता है, एक्टिविटी जो है वह क्या होता है, तो वह हमेशा यूनिटी के बराबर होता है। कब, जब एटीएम 1 एटीएम प्रेशर रखें और गिवन टेम्परेचर हो, तब स्टैंडर्ड स्टेट में जो लिक्विड है, लिक्विड के लिए जो एक्टिविटी का रिलेशन है उसको हम लोग क्या देख सकते हैं, तो A इक्वल टू F बाई F नॉट। और यहाँ पे स्टैंडर्ड स्टेट की बात करें तो उसमें क्या होता है, F और F नॉट जो है एक दूसरे के इक्वल होते हैं, तो हम क्या बोल सकते हैं, F के जगह पे F नॉट भी यूज कर सकते हैं, तो ये आपस में कट जाएंगे, आएगा आंसर 1। तो इसमें बोल सकते हैं कि स्टैंडर्ड जो एक्टिविटी होता है फॉर लिक्विड वह किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है या फिर यूनिटी के बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं तीसरा, स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ गैस हो गया पहला, तो दूसरा देख लिए लिक्विड, और तीसरा क्या होना चाहिए, तो स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ सॉलिड। ठीक है, तो अगला देखते हैं इसमें स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ सॉलिड, स्टैंडर्ड स्टेट फॉर सॉलिड। स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ सॉलिड, इसको सुधार लेना, ये आता है स्टैंडर्ड, सभी जगह वैसे भी लिखनी है, ये सुधार लेना। स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ सॉलिड, तो सॉलिड के लिए स्टैंडर्ड स्टेट जब हम कंसीडर करने चलते हैं तो इसमें बोलते हैं द स्टैंडर्ड स्टेट फॉर अ सॉलिड इज प्योर स्टेट ऑफ अ सॉलिड एट 1 atm। किसी भी सॉलिड के लिए 1 atm प्रेशर पर, 1 atm प्रेशर पर क्या होता है, स्टैंडर्ड स्टेट 1 atm प्रेशर पर प्योर सॉलिड प्रेजेंट होता है, प्योर सॉलिड क्या होता है, प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, किसी भी सॉलिड के लिए 1 atm प्रेशर पर प्योर सॉलिड प्रेजेंट हो, प्योर सॉलिड क्या होता है, स्टैंडर्ड स्टेट में प्रेजेंट होता है, स्टैंडर्ड स्टेट में क्या होता है, प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट होता है, स्टैंडर्ड स्टेट में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। प्रेशर एट एनी गिवन टेम्परेचर, ठीक है, और यह दिए गए टेम्परेचर पर या गिवन टेम्परेचर पर, गिवन टेम्परेचर पर, ठीक। तो इस बेसिस पर हम क्या बता सकते हैं, तो इसका रिलेशन हमको पता ही है एक्टिविटी का, A इज इक्वल टू F बाई F नॉट, ये होता है, और F बाई F नॉट को हम क्या बोलते हैं, तो ये रेशियो ऑफ फ्यूगेसिटी इज इक्वल टू होता है एक्टिविटी। तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी इन स्टैंडर्ड स्टेट, इन स्टैंडर्ड स्टेट में देखें तो इस स्टैंडर्ड स्टेट में हम बोल सकते हैं F इज इक्वल टू F नॉट। ठीक है, क्या बोल सकते हैं, F इज इक्वल टू F नॉट। तो इसलिए क्या लिख सकते हो, हेंस A is equal to F naught divided by F naught, and that means
1। और यहाँ पे ये भी एक्टिविटी भी क्या हो जाता है, तो स्टैंडर्ड एक्टिविटी हो जाता है। तो इससे बोल सकते हैं क्या, तो इससे बोल सकते हैं दाउस इन स्टैंडर्ड स्टेट the activity the activity the activity of solid is तो क्या होता है, यूनिटी, एक के बराबर हो रहा है, तो इसलिए बोल सकते हैं हम लोग कि यह सॉलिड स्टेट के लिए क्या होता है, तो स्टैंडर्ड स्टेट में सॉलिड के लिए जो एक्टिविटी होता है वह 1 के बराबर होता है, या फिर कितने के बराबर होता है बोल सकते हैं, तो यूनिटी के बराबर होता है, ऐसा इसको हम लोग बता सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया स्टेट के बेसिस पर चॉइस फॉर अ स्टेट। ठीक है, चॉइस फॉर स्टेट गैस के लिए, लिक्विड के लिए और सॉलिड के लिए। आगे देखते हैं हम लोग मीन एक्टिविटी। ठीक है, अगला टॉपिक है मीन एक्टिविटी। मीन एक्टिविटी में देखें, द एक्टिविटी ऑफ अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स कैन बी इजीली डिटरमाइंड। ठीक, इसमें बताया जाता है कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स वाले सॉल्यूशन के लिए, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स वाले सॉल्यूशन के लिए उनके constituents की एक्टिविटी को क्या कर सकते हैं, तो इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं, इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं। देखो तो क्या बोलना चाह रहे हैं, यदि सॉल्यूशन जो है वह नॉन इलेक्ट्रोलाइट से बना हुआ है, तो उसके जो कंस्टिट्यूएंट हैं, उस कंस्टिट्यूएंट की एक्टिविटी इजीली ज्ञात किया जा सकता है। जैसे इसका एग्जांपल हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, कैसे समझेंगे, a प्लस बी इज इक्वल टू सी। चलो, a प्लस बी इज इक्वल टू सी। तो यहाँ पे देखें तो ये दोनों क्या होते हैं, तो ये दोनों अगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट हैं, तो हम बोल सकते हैं ए के लिए जो एक्टिविटी है उसको हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसको देखिए ए, और बी के लिए एक्टिविटी है वो आसानी से कैलकुलेट किया जा सकता है, जिसको ये बी सॉरी ए बी करके दिखा सकते हैं। जहां पे ए क्या होता है, ए तो होता है एक्टिविटी ऑफ कंस्टिट्यूएंट ए। ठीक है, तो ए जो है वो क्या होता है, तो ए जो लिखे हैं वो क्या होता है, तो जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट कंस्टिट्यूएंट है उसका ए के लिए एक्टिविटी होता है। इसी प्रकार से हम लोग क्या बता सकते हैं इसमें, तो इसमें बता सकते हैं, देखो ए बी जो लिखे हैं ये क्या होता है, ये भी होता है एक्टिविटी ऑफ कंस्टिट्यूएंट बी। कंस्टिट्यूएंट बी के लिए क्या होता है, एक्टिविटी होता है, ये बताया जा सकता है। बट इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स द डिटर्मिनेशन ऑफ एक्टिविटीज ऑफ इंडिविजुअल आयन इज नॉट पॉसिबल बिकॉज द आयन कैन नॉट बी आइसोलेटेड। बट in case of strong electrolyte इसमें बोलता है, देखो तो जब हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का केस देखते हैं जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का केस देखते हैं तब द डिटर्मिनेशन ऑफ एक्टिविटीज ऑफ इंडिविजुअल आयन इज नॉट पॉसिबल। तो इसके
इंडिविजुअल, इंडिविजुअल मतलब अलग अलग देखते हैं सब कुछ। तो इंडिविजुअल आयंस के लिए, इंडिविजुअल आयंस के लिए क्या होता है, तो एक्टिविटीज डिटरमाइन करना, एक्टिविटीज एक्टिविटीज डिटरमाइन करना, डिटरमाइन करना पॉसिबल नहीं होता है, पॉसिबल या करना नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल है। तो क्या बोल सकते हैं, अगर केस कैसा है तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो उसके लिए इंडिविजुअल आयंस के लिए एक्टिविटीज डिटरमाइन करना क्या होता है, तो पॉसिबल नहीं होता है। तो इसका कारण क्या है, क्योंकि क्योंकि इनके इनके इलेक्ट्रोलाइट आयंस को आइसोलेट नहीं किया जा सकता, आइसोलेट नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे बता दिया नॉन इलेक्ट्रोलाइट का कंडीशन रहेगा तो वहां क्या होता है, तो आसानी से इनके दोनों के लिए इंडिविजुअल रूप से क्या निकाल सकते हैं, एक्टिविटी कोएफिशिएंट, सॉरी एक्टिविटी निकाल सकते हैं। लेकिन इलेक्ट्रोलाइट के, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में देखें तो इस केस में होता क्या है, तो इंडिविजुअल आयंस, जैसे मान लीजिए H प्लस है प्लस Cl माइनस, ये क्या होता है, ये जुड़ता है HCl, जुड़ता है तो HCl बनता है। तो यहाँ पे ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, तो स्ट्रॉन्ग, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये क्या होता है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो क्या होता है, तो इसके जो आयन है ये और इसका ये, तो इसके लिए ठीक है, इसके लिए H प्लस ACl माइनस ये कंसीडर करना पॉसिबल नहीं होता है, इसके लिए ये एक्टिविटी और इसके लिए ये एक्टिविटी करना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि H प्लस को, H प्लस या Cl माइनस को क्या नहीं कर सकते, आइसोलेट नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। इसलिए क्या बोल सकते हैं, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि इसके लिए इंडिविजुअल, इनके इंडिविजुअल आयन के लिए हम क्या नहीं कर सकते हैं, तो क्या नहीं कर सकते हैं, तो इंडिविजुअल आयन के लिए एक्टिविटीज जो है वो डिटरमाइन नहीं कर सकते। ठीक है, चलो इसमें देखते हैं, लेट अस कंसीडर अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। देखो तो इसमें क्या करते हैं, एक कंसीडर करके चलते हैं, लेट अस कंसीडर, एक कंसीडरेशन कर रहे हैं किसको, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट और वो क्या है, तो AXBY, ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है which is ionized, ये आयोनाइज्ड होता है। तो देखिए कैसे आयोनाइज्ड होगा, तो इसमें देखें तो इसमें बताया जाता है कि ये AXBY जो है यह क्या होता है, तो आयोनाइज्ड हो जाता है किसमें, तो Xa प्लस में प्लस YB माइनस, ठीक है, Xa प्लस में और YB माइनस में, इसमें ये हो गया हमारा क्या, आयन में विघटित हो गया। इसमें बोल सकते हैं द एक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिविटी, प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ अ कंपोनेंट आयन राइज्ड टू सुइटेड पावर, सुटेबल पावर। इसमें बोला जाता है द एक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिविटी ऑफ अ कंपोनेंट आयंस राइज टू अ सब्स्टिट्यूटेड पावर। इसमें हम बोल सकते हैं कि क्या बोल सकते हो, इलेक्ट्रोलाइट के एक्टिविटीज को हम उसके प्रोडक्ट, उसके प्रोड्यूस्ड आयंस
के एक्टिविटी उसके प्रोड्यूसेंट, ये है प्रोड्यूसेंट, तो उसका जो एक्टिविटी हमको प्राप्त होगा, तो इसका कुछ एक्टिविटी मिलेगा, इसका कुछ एक्टिविटी मिलेगा, तो इस एक्टिविटी प्रोड्यूस आयन के एक्टिविटी के सुटेबल पावर के बेस पर क्या कर सकते हैं, तो डिफाइन कर सकते हैं। तो सिंपल सा चीज है, इस इलेक्ट्रोलाइट का हम एक्टिविटी निकाल नहीं सकते, तो क्या करेंगे, तो इसके से जो प्राप्त विघटित आयन है, इस आयन का जो एक्टिविटी होगा, इसका सुटेबल पावर के बेसिस पर हम इसका एक्टिविटी निकालेंगे। Hence electrolyte AX/By the activity is given by, तो इसलिए बोल रहे हैं hence for electrolyte AX/By के activity is given by इसके एक्टिविटी को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट तो हम इसी का एक्टिविटी नहीं निकाल सकते, तो हम क्या करेंगे, इससे प्राप्त जो प्रोडक्ट है उसके एक्टिविटी के पावर में लिख करके हम लोग इसका एक्टिविटी निकालते हैं। तो देखिए इसके लिए फॉर्मूला देते हैं, A इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, तो A प्लस साइन बना है, ठीक है, और X इनटू A माइनस Y, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, तो इसमें देख लेते हैं कौन क्या चीज है। तो देयर ए क्या होता है, तो ए होता है एक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। ए क्या होता है, तो एक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, और ए प्लस जो है ये दिखाता है एक्टिविटी ऑफ क्या, तो केट आयन, ठीक है। और A माइनस क्या दिखाता है, तो A माइनस दिखाता है एक्टिविटी ऑफ एन आयन, ठीक है। तो इस बेसिस पर इसका निकालते हैं, इसको दे देते हैं हम लोग इक्वेशन 1। तो यहाँ पे समझ में आए लीजिए क्या बोल रहे हैं, तो हम क्या बोले इसमें कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है उसके केस में हम क्या नहीं कर सकते, तो एक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट निकाल नहीं सकते, तो कैसे निकालेंगे, इससे प्राप्त जो प्रोडक्ट है उनके आयंस के बेसिस पर हम क्या कर सकते हैं, इसका जो है एक्टिविटी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आगे बोल रहा है कि जो इलेक्ट्रोलाइट है इसकी एक्टिविटीज को हमको जानना है, तो हम क्या करेंगे, तो इससे प्रोड्यूस्ड जो आयन होगा, ठीक है, इससे प्रोड्यूस्ड आयन उन आयंस का सुटेबल पावर के बेसिस पर डिफाइन कर सकते हैं इसके एक्टिविटी को। तो वो सुटेबल पावर क्या है, तो जो x है यहाँ पे उसको पावर में x रख दिए हैं, y है उसके पावर में y रख दिए हैं, a है प्लस y प्लस आयन बना है, तो a फॉर एक्टिविटी और प्लस मतलब प्लस वाले आयंस का एक्टिविटी। यहाँ पे देखिए माइनस आयन है, तो एक रिप्रेजेंट फॉर एक्टिविटी और माइनस रिप्रेजेंट फॉर माइनस आयन, ठीक है। तो इस बेसिस पर दैट इनटू दैट मल्टीप्लाई करा देंगे, तो इससे हमको जो प्राप्त होगा वो इलेक्ट्रोलाइट की एक्टिविटी को क्या करता है, बताता है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, इसका एक्टिविटी जो है कैलकुलेट कर सकते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, ठीक है। तो इसमें बताया जा सकता है, देखिए इक्वेशन 1 कैन बी यूज्ड फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। ये जो इक्वेशन 1 हम प्राप्त किए हैं ये डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे बोल सकते हैं इक्वेशन 1 को डिफरेंट टाइप्स के इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए क्या कर सकते हैं, यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो इसको डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रोलाइट के लिए यूज किया जा सकता है। द मीन एक्टिविटी ऑफ अ इलेक्ट्रोलाइट इज डिफाइंड बाय द फॉलोइंग एक्सप्रेशन।
तो देखिए किसी इलेक्ट्रोलाइट के लिए मीन एक्टिविटी को मीन एक्टिविटी को फॉलोइंग इक्वेशन से क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, कैसे डिफाइन करेंगे, तो देखें a प्लस माइनस इज इक्वल टू होता है a 1 बाई न्यू, a उसके पावर में रहेगा 1 बाई न्यू। ठीक है, ये क्या है, तो ये देखो ये 1 ये बाई और ये न्यू। ठीक है, a 1 बाई न्यू। ठीक है, यहां पे देखें कौन क्या है, तो इसको दे देते हैं इक्वेशन 2 वेयर। ठीक है, तो वेयर यहां पे हम बताते हैं a प्लस माइनस इज इक्वल टू होता है मीन एक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इसको बोलते हैं हम लोग मीन एक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इसको हम बोलते हैं मीन एक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, अगला इसमें लिखा हुआ है ए होता है एक्टिविटी ऑफ द सेम इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो ये होता है एक्टिविटी ऑफ सेम इलेक्ट्रोलाइट। ये जो ऊपर लिए हुए इलेक्ट्रोलाइट है ना, जिसका मीन निकाले, वही इलेक्ट्रोलाइट के लिए उसका एक्टिविटी होता है। न्यू जो है ये दिखाता है टोटल नंबर्स ऑफ आयन, ये दिखाता है टोटल नंबर ऑफ आयंस, टोटल नंबर्स ऑफ आयंस furnished by 1 mole of the electrolyte। furnished जो कि प्राप्त होगा किससे, तो furnished माने प्राप्त होना, furnished by 1 mole of electrolyte। ठीक है, तो टोटल नंबर्स ऑफ आयंस फर्निश्ड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, तो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट से उत्पन्न होने वाले आयंस, टोटल नंबर ऑफ आयंस को हम न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, चलो इसके लिए देखते हैं, ये केस ऑफ, इसी में आगे है केस ऑफ मीन एक्टिविटी कोएफिशिएंट, केसेस ऑफ मीन एक्टिविटी, केसेस ऑफ मीन एक्टिविटी। बहुत सारे केस होते हैं जिसके बेसिस पर इस मीन एक्टिविटी का स्टडी किया जाता है। तो पहला देखते हैं, इसमें पहला केस है यूनिवैलेंट। ठीक है, यूनिवैलेंट इलेक्ट्रोलाइट जैसे कि ए इसके एग्जांपल में लेते हैं, ए बी सॉरी यूनिवैलेंट मतलब पॉजिटिव चार्ज भी एक हो और नेगेटिव चार्ज भी एक हो, तो उससे बनेगा क्या, ए बी। ठीक है, जिस पर पॉजिटिव चार्ज भी एक हो और नेगेटिव चार्ज भी एक हो। लेट अस कंसीडर अ यूनिवैलेंट इलेक्ट्रोलाइट। कंसीडर यूनिवैलेंट इलेक्ट्रोलाइट। इसके एग्जांपल में कौन कौन से आ सकते हैं, तो इसके एग्जांपल में आ सकता है पहला तो HCl, क्योंकि 1 प्लस 1 माइनस रहता है इसमें, KCl। ठीक है, इसमें भी 1 प्लस 1 माइनस होता है। ये ऐसे ही NaCl, इसमें भी क्या होता है, 1 प्लस 1 माइनस होता है। तो इस प्रकार से, और इसमें बोल सकते हैं which ionize etc, ये एग्जांपल ले सकते हैं HCl, KCl, NaCl। ठीक है, तो इसमें which ionize, ये आयोनाइज होंगे कैसे, तो आयोनाइज कैसे, इस प्रकार से कैसे, तो देखिए ए बी जो है वो क्या होगा, आयोनाइज होगा, A प्लस
ठीक है, प्लस बी माइनस, ए प्लस प्लस बी माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं देखो न्यू, न्यू क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ आयन फर्निश्ड बाय अ वन मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो एक मोल इलेक्ट्रोलाइट्स में कितने आयन्स उपस्थित हैं, तो देखिए यहाँ पे ए कितना होगा, एक, बी कितना होगा, एक। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, न्यू इज इक्वल टू 1 प्लस 1, तो न्यू इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, 2, ठीक है। न्यू इज इक्वल टू 2। दाउस मीन एक्टिविटी, मीन एक्टिविटी, तो इस कंडीशन में मीन एक्टिविटी कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, तो देखो फॉर्मूला है हमारा वो, तो देखो तो इसको लिख सकते हैं a प्लस माइनस इज इक्वल टू a, इतना तो लिख सकते हैं, 1 बाई न्यू की जगह पे आएगा हमारा 2, ये, ठीक है। या फिर इसको हम कैसा लिख सकते हैं, तो इसके अपोजिट देखो 1/2 है, तो इसको क्या लिख सकते हो, a प्लस माइनस इज इक्वल टू अंडर रूट 2, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो a प्लस माइनस अंडर रूट 2 ये लिख सकते हो, या फिर इसके अलावा भी इसको लिखा जा सकता है इस प्रकार, 2 कैसे है समझ में आया, प्लस आयन की संख्या 1 माइनस आयन की संख्या 1, तो 1 धन 1 बराबर हो गया 2, तो इस बेसिस पर ऐसा लिख सकते हैं। और इसी टर्म्स में देखो a प्लस माइनस यहां से लिए 1/2 मतलब 1 बाई न्यू, न्यू के जगह पे 2, तो 1/2 हो गया। और किसी घात में अगर 1/2 है तो उसको हम लोग अंडर रूट लिख सकते हैं, और अंडर रूट है तो इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, क्या a प्लस माइनस इज इक्वल टू अंडर रूट a प्लस इंटू a माइनस, ये भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो इन तीन टर्म से इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको दे देते हैं इक्वेशन 3, इसको भी इक्वेशन 3, ये भी 3 है और ये भी 3 है, मतलब इसको तीन प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए इसको सभी को एक ही नंबर दे रहे हैं इक्वेशन, क्लियर है, ठीक। आगे देखें, hence mean activity of a univalent electrolyte is equal to geometric means of the activity of the components ion। इसलिए कह सकते हैं कि, इसलिए कह सकते हैं कि मीन्स एक्टिविटी या यूनिवैलेंट इलेक्ट्रोलाइट के लिए मीन एक्टिविटी geometric mean of the activities of the component के इक्वल होता है, हम बोल रहे हैं यूनिवैलेंट जो इलेक्ट्रोलाइट है एक्टिविटी है वह क्या होता है, तो इसके जो जियोमेट्रिकल मीन है, तो देखो एक प्लस और माइनस, तो ये प्लस वाला एक जियोमेट्री रखेगा, माइनस वाला दूसरा जियोमेट्री रखेगा, तो प्लस वाला जियोमेट्री कितना है एक, ये बी के माइनस जो है वो कितना है, तो वो भी एक, तो इसकी जियोमेट्री दोनों को जोड़ करके ये निकाल रहे हैं, तो इसका मीन्स हो गया क्या, तो 2, तो इसके बेसिस पे बोल रहा है कि वह ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ अ कंपोनेंट के इक्वल होता है, तो उसके जो एक्टिविटीज को एक कंपोनेंट है जितने ज्योमेट्री में बनेगा उसके इक्वल होता है, तो एक चीज लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको हम लोग देखते हैं। इसी में दूसरा केस देखें, बाइवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो बाइवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट में देखें तो दूसरा है बाइवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट, देखो इसका एग्जांपल क्या ले सकते हैं, तो इसका एग्जांपल ले लेते हैं, देखो A2B2, ठीक है, क्या ले लेंगे A2B2, ठीक है।
ऐसा क्या करेंगे, आयनाइज करेंगे तो A2B2 किसमें टूटेगा, A2B2 किसमें टूटेगा, तो ये टूटेगा किसमें, 2A प्लस 2A प्लस प्लस 2B माइनस, 2A प्लस एंड 2B माइनस। तो इस कंडीशन में न्यू का वैल्यू बोलो कितना, तो 2 प्लस 2, तो न्यू इज इक्वल टू हो गया कितना, 4। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 से, ठीक है, तो इक्वेशन 2 से देखें तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं a प्लस माइनस इज इक्वल टू a के पावर में 1/4, a के पावर में 1/4 ये लिख सकते हैं। ठीक है, आगे देखें दूसरा, इसको क्या लिखा जा सकता है, या फिर इसको लिख सकते हैं ऐसा, a प्लस माइनस इज इक्वल टू a प्लस का घात 2 इंटू a माइनस का घात 2 और होल में देखोगे तो 1/4, ये भी तो बोल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा भी इसको लिखा जा सकता है। तो ये टर्म्स हो गया किसके लिए, तो ये हो गया क्या, मीन एक्टिविटी ऑफ बाईवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट की। ठीक है, इसको दे देते हैं इक्वेशन 4, ये और ये दोनों के दोनों। ठीक है, तो यहाँ पे बोल सकते हैं इक्वेशन 4 क्या होता है, तो बाईवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट के लिए, बाईवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या होता है, तो क्या होता है, मीन एक्टिविटी होता है, मीन एक्टिविटी होता है। क्लियर है ये चीज। ठीक है, तो बाईवेलेंट का इस प्रकार से दिखाते हैं, यूनिवेलेंट का इस प्रकार से दिखाते हैं, सॉरी यहाँ यहाँ ऐसा। ठीक है, तो यूनिवेलेंट के लिए ये हो गया और बाईवेलेंट के लिए ये। ठीक है, और देखते हैं तीसरा, फॉर जनरल इलेक्ट्रोलाइट, देखते हैं थर्ड है हमारा, थर्ड इसको लिख लो ऐसा, तो फॉर जनरल इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो जनरल इलेक्ट्रोलाइट के लिए देखें, तो जनरल इलेक्ट्रोलाइट का फॉर्मूला हम लोग कैसे लेंगे, तो ये लेंगे AX BY। तो AX BY कैसे टूटेगा, तो देखें AX BY ये टूटेगा कैसे, तो XA प्लस में प्लस YB माइनस, ये टूटेगा ऐसा, जब ये आयोनाइज होगा तो इस प्रकार से आयोनाइज हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या है, तो न्यू क्या है, तो न्यू क्या है यहाँ पे, इसके आगे में संख्या जो रहती थी उसी को लेकर के हम लोग 2 है तो 2 लिए थे, इसमें देखें तो इसमें कुछ नहीं था, तो 1 1 1 तो 1 1 लिए थे, यहाँ पे x है और y है तो x प्लस y ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसके बेसिस पर हेंस मीन एक्टिविटी, तो देखिए इसका मीन एक्टिविटी को कैसे लिखेंगे, हेंस मीन एक्टिविटी कैसे लिखेंगे, तो वो जो फॉर्मूला है उसमें रख करके लिखेंगे, तो a प्लस माइनस इज इक्वल टू a 1 बाई क्या लिखेंगे x प्लस y, ये लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया इसका मीन एक्टिविटी। ठीक है, आगे देखें तो इसको और क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये लिख सकते हैं, देखो तो a प्लस माइनस इज इक्वल टू लिख सकते हैं क्या, a प्लस के घात में x, a माइनस के घात में y, ये हो गया, और इसको क्या लिख सकते हो, पूरे के घात में x माइनस y, ये भी लिख सकते हैं, इसमें पूरे के घात में क्या लिख सकते हैं, x माइनस y। ठीक है, तो दूसरा ये लिखा जा सकता है। तीसरा देखें तो तीसरा ये भी लिख सकते हैं, देखो तो a प्लस माइनस इसके घात में x प्लस y जो है दैट इज इक्वल टू a, ये a के बराबर होता है, और दैट इज आल्सो इक्वल टू देखें तो a प्लस
ए प्लस एक्स के घात में इनटू है ए माइनस वाई के घात। तो ये भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, इनको दे देते हैं इक्वेशन 5। ये सब क्या होंगे, इक्वेशन 5। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, तो इस प्रकार से हम लोग क्या निकालते हैं, तो मीन एक्टिविटी जो है 3 केस के बेसिस पर निकालते हैं, यूनी यूनी, बाई बाई और है जनरल इलेक्ट्रोलाइट्स के बेसिस। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, तो इसका मीन्स एक्टिविटी का केस डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलो मेन एक्टिविटी कोएफिशिएंट में क्या बता सकते हैं हम लोग, तो ये बता सकते हैं, देखो तो कंसीडर अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। एक देखो तो कंसीडर करते हैं, कंसीडर अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट AX BY, इसको कंसीडर करते हैं। ठीक है, which ionized in the solution as follows। हाँ, जो कि आयोनाइज होता है, which ionize which ionize in solution as, जो कि ये सॉल्यूशन में जो है आयोनाइज होता है। जैसे देखिए AX BY is equal to X A plus plus Y B minus, X A plus Y B माइनस, ये ऐसा रिवर्सिबल है, तो रिवर्सिबल दे देते हैं। ठीक, अब इसमें देखो तो इसमें हम लोग 3 चीजें देखते हैं इसकी, मोबिलिटी बिफोर आयोनाइजेशन, पहला देखते हैं मोबिलिटी बिफोर आयोनाइजेशन, बिफोर आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन के पहले क्या देखते हैं, मोबिलिटी। तो इस कंडीशन में इसको थोड़ा इधर लिखते हैं आगे बढ़ा करके, AX BY था, ये आयोनाइज हो रहा था रिवर्सिबली रूप से इसमें, तो X A प्लस प्लस Y B माइनस। तो जब आयोनाइज नहीं हुआ था तब इसका जो मोबिलिटी है वो m था, लेकिन इनकी जो मोबिलिटी थी वो क्या होगी, 0 होगी दोनों। ठीक है, जब आयोनाइज नहीं हुआ है तब। ठीक है, अगला देखते हैं मोबिलिटी आफ्टर आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन के बाद इसकी मोबिलिटी देखें तो इसका जो मोबिलिटी है वो 0 हो जाएगा और इसका हो जाएगा m और इसका भी हो जाएगा m। तो देखिए m m लिखेंगे तो इससे ये मैच हो जा रहा है, लेकिन इसमें क्या लिख देते हैं, तो xm, तो xm क्या हो गया, a के लिए मोबिलिटी हो गया, और ym तो ये क्या हो गया, b के लिए मोबिलिटी हो गई। तो इस प्रकार से इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, जहां पे हेंस बता सकते हैं कि कौन क्या है, तो xm क्या होता है, तो ये होता है मोबिलिटी ऑफ केटायन, ये होता है मोबिलिटी ऑफ केटायन। ठीक है, और ym क्या होता है, तो ये होता है मोबिलिटी ऑफ एन आयन। ठीक है, तो ये होता है मोबिलिटी ऑफ एन आयन, और इसी के बेसिस पर हम न्यू निकालते हैं। न्यू क्या होता है, तो टोटल नंबर्स ऑफ आयन फर्निश्ड बाय द क्या होता है, रिएक्शन। तो इसमें देखें आयनाइजेशन, तो इसमें दैट इज इक्वल टू क्या होगा, x y के बराबर होता है। ये चीज तो पहले भी निकाले थे, कहां पे, ये देखो इसके लिए क्या निकाले थे, तो न्यू निकाले थे, तो न्यू का वैल्यू क्या था, x प्लस y था। ठीक है, तो ये x प्लस y। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसमें एक्टिविटीज ऑफ केटायन एंड एनायन आर गिवन बाय। चलो देखें एक्टिविटी ऑफ केटायन एंड एनायन, केटायन एंड एनायन आर गिवन बाय। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं, गिवन कर सकते हैं। कैसे, तो देखें तो a प्लस इज इक्वल टू लिख सकते हैं r प्लस m प्लस, ये हो गया केटायन के लिए क्या हो गया, एक्टिविटी। इसी प्रकार से एनायन के लिए देखेंगे तो ये होगा a माइनस इज इक्वल टू r माइनस m प्लस,
आर माइनस एन माइनस, ठीक है। तो ये क्या है, एक्टिविटी ऑफ केटायन है, ये क्या है, तो एक्टिविटी ऑफ एन आयन है, ठीक है। तो ये लिख सकते हैं, इसको दे देते हैं इक्वेशन 1, दोनों को दे दिए इक्वेशन 1, ठीक है। तो इसके बेसिस पर हेंस एक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज, हेंस एक्टिविटी एक्टिविटी ऑफ एक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट इज, तो इलेक्ट्रोलाइट की एक्टिविटी देखें तो क्या होगा, तो ये लिख सकते हैं A इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हो, A प्लस एक्स इंटू A माइनस वाई, A प्लस एक्स इंटू A प्लस वाई, A माइनस वाई, ठीक है। ये हो गया फ्रॉम, देखिए इसको इक्वेशन 2 दे दिए, तो देखो तो फ्रॉम दिस इक्वेशन, दोनों इक्वेशन से देखें, देखो तो दोनों इक्वेशन से देखें तो हम इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 में क्या रखते हैं, वैल्यू रखने पर, ठीक है। तो वैल्यू वैल्यू रखने पर, चलो तो रखेंगे वैल्यू तो क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू a प्लस एक्स है, तो ये वाला है, तो इसको लिख सकते हैं क्या, तो इसको लिख सकते हैं r प्लस एक्स इंटू एम प्लस एक्स, हो गया। और इनके बीच में इंटू है, या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, होल का x लिख दो, दोनों का x का पावर हो जाएगा, ठीक, इंटू दूसरे का देखोगे तो क्या लिखेंगे, तो r माइनस एम माइनस का y, ये लिख सकते हैं, देखो तो, ठीक है। तो ये लिखा जा सकता है, ठीक। अब इसके बाद देखें तो इसके बाद एक चीज और निकालेंगे हम लोग ऊपर, ठीक है। m प्लस का जो मोबिलिटी है उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो एक्स एम लिख सकते हैं, और m माइनस का जो मोबिलिटी है उसको लिख सकते हैं y m, ठीक है। तो चलो लिख देते हैं इसको, तो कैसे लिखोगे इसको, तो इसके बेसिस पर a इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, तो हो जाएगा r प्लस, ठीक है। m प्लस को क्या लिख सकते हैं हम लोग, मोबिलिटी आपके टैन है, यहाँ भी मोबिलिटी आपके टैन है, तो इसको लिख सकते हैं x m का पावर x इंटू, ऐसे ही माइनस वाले को या m माइनस वाले उसको, तो r माइनस y m और पावर में क्या रहेगा y, r माइनस y m और पावर रहेगा y, ठीक है। तो ये लिखा जा सकता है। आगे देखो तो इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें ये लिख सकते हैं क्या क्या, तो ये देखो x है और y है, तो ऐसा r प्लस, ऐसा करते हैं, x है तो x का पावर x इंटू r प्लस m का पावर x इंटू, इधर देखें तो अगला वाला टर्म्स को y के पावर y इंटू r माइनस m के पावर क्या y, बोलो ऊपर से ये लिखना समझ में आ रहा है, क्या किए हैं, x का पावर है तो r m को हमको बाहर नहीं निकालना है, क्या कर दिए, सिर्फ x को बाहर निकाल दिए, तो x को बाहर निकाल दें तो उसके पावर को x के ऊपर में लगा दिए, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे y को बाहर निकाल दिए, r माइनस m को अंदर ही रख दिए, ठीक है। तो ये हो गया, तो ऐसा लिख सकते हैं। और इसमें देखोगे तो इसको और क्या लिख सकते हैं, तो और क्या लिख सकते हो, देखो तो इसको, तो ऐसा लिख सकते हैं क्या, a इज इक्वल टू x इंटू y के पावर y, x के पावर x, और m दोनों में है, देखो अब m ना तो पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो m जो है इसको लिख सकते हैं x प्लस y, दोनों में है, इस x वाले टर्म्स में भी है और उस y वाले टर्म्स में भी है, तो x के पावर हम लोग लिख दिए x प्लस y, ठीक है। किंतु अंदर वाले टर्म्स में देखें तो अंदर वाले टर्म्स को क्या लिख सकते हो, तो r प्लस x इंटू r माइनस y,
ये लिख सकते हैं। तो ये वाला इक्वेशन आ गया, देखो तुम्हारा ये लिखना समझ में आ रहा है, ये लिखना समझ में आ रहा है। क्या किए हैं, इसके पावर कर दिए हैं, इसको पावर कर दिए हैं, इसको पावर y का पावर इसमें डाल दिए हैं, y का पावर m में डाल दिए। तो अब देखो x इसको पहले लिख दिए, इसको इसके जस्ट बाद, और m यहाँ दिए, m यहाँ दिए, यहाँ तो इनटू में है, इनटू में क्या होता है, तो ये चीज तो पता है, 2 के घात 2 के घात x है इनटू 2 के घात y है। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 को कॉमन लिख सकते हैं, x प्लस y, ये लिखा जा सकता है। इसी प्रकार से लिखा है। यहाँ पे अंतर क्या था, तो m था, यहाँ पे m था, तो इसको क्या लिख दिए हैं, m के घात में y प्लस x प्लस y, ठीक है, तो ये लिख सकते हैं। तो ये हो गया। तो इसको दे देते हैं हम लोग इक्वेशन, कौन सा, तो इक्वेशन दे देते हैं इसको 3, ठीक। देखें तो मीन एक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज गिवन बाय, तो देखें तो मीन एक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज गिवन बाय, तो क्या देते थे, तो पता है हमको a प्लस माइनस इज इक्वल टू a के घात 1 बाई न्यू, ये देते थे। मीन एक्टिविटी के लिए क्या देते थे, तो a प्लस माइनस इज इक्वल टू a के पावर में 1 बाई न्यू, ये लिखते थे, ठीक। अब 1 बाई न्यू लिखते थे, तो देखें इसमें तो क्या लिख सकते हैं, a और a का टर्म्स है, तो a के जगह पे a ये है, पूरे a का वैल्यू आया हुआ है ऊपर में, ठीक है। यहाँ पे देखिए इक्वेशन, इसको 4 दे दो, इक्वेशन 4 में a का वैल्यू पुट करने पर, a का वैल्यू रखने पर, चलो a का वैल्यू रख देंगे तो क्या हो जाएगा, तो इसी टर्म्स के आधार पर इसको लिख सकते हैं a प्लस माइनस इज इक्वल टू, ये दोनों देखो तो x का पावर x है इंटू y का पावर y है, ये दोनों एक टाइप के टर्म्स हैं, तो इसके घात में 1 बाई न्यू, ठीक है। दूसरा देखिए, तो दूसरा टर्म है क्या, तो दूसरा टर्म है ये क्या, m, तो m है और पावर में देखो इसका x प्लस y है, ठीक है, और बटे क्या लिखेंगे, तो देखो इनटू होगा 1 बाई न्यू, तो इसको क्या लिख सकते हैं, तो एक का गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, ठीक है, तो ये लिख सकते हैं ऐसा, ठीक है, x प्लस वाई बाई न्यू, ठीक। अगला देखिए, अगला वाला क्या हो जाएगा, तो ये अलग टर्म है, तो r प्लस एक्स इंटू आर माइनस वाई और इसके पावर में 1 बाई न्यू, तो ये लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये दे देते हैं इक्वेशन, इसको 5, इक्वेशन 5, ठीक। अब इसमें देखें द फैक्टर r plus x r minus y is called the mean activity coefficient of the electrolyte, हाँ, तो देखिए इक्वेशन 5 में फैक्टर, फैक्टर कौन सा फैक्टर, तो r plus x into r minus y, r plus x into r minus y जो फैक्टर होता है is called, इसको कहा जाता है मीन एक्टिविटी कोएफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, यह क्या होता है, तो इलेक्ट्रोलाइट का मीन एक्टिविटी कोएफिशिएंट होता है, और इट इज रिप्रेजेंटेड बाय गामा, तथा या बोल सकते हो एंड it is represented by, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है किससे, तो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है गामा प्लस माइनस, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है गामा प्लस माइनस, ठीक है। तो गामा प्लस माइनस इज इक्वल टू क्या होगा, गामा प्लस माइनस इज इक्वल टू, तो r है, ये गामा नहीं है, इससे तो r प्लस माइनस, r प्लस माइनस ये इससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो दाउस, इसलिए
इसलिए लिख सकते हैं r प्लस माइनस इज इक्वल टू r प्लस माइनस इज इक्वल टू लिख सकते हैं r x प्लस इंटू r माइनस y और 1 बाई न्यू और 1 बाई न्यू। तो यहाँ पे न्यू का वैल्यू रख सकते हैं, न्यू का वैल्यू कहीं पे निकाले हैं, ये निकाले हैं, देखो तो ये है। तो यहाँ पे हमको पता है क्या, क्योंकि न्यू इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई ये होता है, तो यहाँ पे न्यू का वैल्यू रख देते हैं, ये हो जाएगा r प्लस माइनस इज इक्वल टू r प्लस एक्स इंटू आर माइनस वाई और 1 बाई एक्स प्लस वाई, 1 बाई एक्स प्लस वाई, ये लिख सकते हैं। ठीक, अब देखो यहाँ पे पावर जो है, इस पावर को इस साइड ट्रांसफर कर दो, ये 1 बटे में है तो ये आ जाएगा ऊपर में, तो ये हो जाएगा r प्लस माइनस का x प्लस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, तो r प्लस एक्स इंटू आर माइनस वाई। तो यहाँ पे ये हमारा एक इक्वेशन आ गया, ठीक है। और इस इक्वेशन को देखिए तो इसको दे देते हैं 6, इसको दे देते हैं 7, ठीक है। तो यहाँ पे बता सकते हैं हम लोग इक्वेशन 6 एंड 7 किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, तो डिफाइन द मीन एक्टिविटी कोएफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ये क्या दिखाता है, कोएफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को दिखाता है। ये दोनों के दोनों इक्वेशन, कौन कौन से इक्वेशन, तो ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन, ये दोनों के दोनों क्या करते हैं, ये दोनों के दोनों जो है मीन एक्टिविटी कोएफिशिएंट को दिखाते हैं, इसके लिए तो इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, तो इसका मीन एक्टिविटी कोएफिशिएंट जो है वो डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, ठीक है, इसमें देखते हैं लेट अस कंसीडर द फॉलोइंग केस। तो पहला केस इसमें बताया जाता है क्या, तो यूनिवैलेंट इलेक्ट्रोलाइट यूनिवैलेंट इलेक्ट्रोलाइट को ए बी से दिखाते हैं हम लोग, एक बार देख चुके हैं इस चीज को। यूनिवैलेंट इलेक्ट्रोलाइट को कैसे दिखाएंगे, ए बी से, ठीक है। यहाँ पे इसका इक्वेशन अगर लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, ए एक्स बी वाई और दैट इज इक्वल टू क्या हो जाता है, ये कैसे टूटता है, एक्स ए प्लस प्लस वाई ए वाई बी माइनस, ठीक है, एक्स ए प्लस और वाई बी माइनस। यहाँ पे x क्या होगा, तो 1 और y क्या होगा 1, क्यों, क्योंकि यूनिवैलेंट बोले हैं, मतलब ये भी एक होगा ये भी एक होगा, x इज इक्वल टू 1 होगा और y इज इक्वल टू भी क्या होगा 1 होगा, ठीक है। इसलिए क्या होगा, न्यू इज इक्वल टू x प्लस y ये, और दैट इज आल्सो इक्वल टू 1 प्लस 1, तो न्यू इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, तो 2, तो इसलिए न्यू इज इक्वल टू 2। और इसके बेसिस पर देखो तो फ्रॉम इक्वेशन 6, ये जो इक्वेशन 6 है इसके बेसिस पर फ्रॉम इक्वेशन 6 में देखें तो इसके बेसिस पर यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, r प्लस माइनस इज इक्वल टू, बोलो r प्लस और x के जगह में क्या लिखेंगे 1, ठीक है, इनटू, तो 1 को ऐसे लिख देते हैं और r माइनस y की जगह में क्या लिखेंगे 1, तो ये हो गया, और 1 बाई न्यू है तो 1 बाई 2, 1 बाई न्यू है तो 1 बाई 2, ये लिख सकते हैं, ठीक है। 1 को लिखें या ना लिखें एक ही चीज है। दूसरा चीज देखें तो a इज इक्वल टू निकाले थे हम लोग, ठीक है, तो a इज इक्वल टू क्या करोगे, देखो ये वाला टर्म इक्वेशन 4 से, क्या होगा, तो इसको लिख सकते हैं क्या, ऐसा a प्लस माइनस
इज इक्वल टू है a 1/न्यू, और इसमें जब इस पावर को इधर ट्रांसफर कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा a प्लस माइनस और इसके घात में हो जाएगा न्यू, ये हो जाएगा। तो इसके बेसिस पर हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू क्या, तो a प्लस माइनस और न्यू का वैल्यू कितना, तो 2, तो न्यू का वैल्यू, ठीक है। इसको दे देते हैं इक्वेशन 8 और इसको दे देते हैं इक्वेशन 9, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, इक्वेशन 8, इक्वेशन 8 क्या होता है, तो ये होता है मीन एक्टिविटी कोएफिशिएंट, इफिशिएंट ऑफ, कोएफिशिएंट ऑफ क्या बोलोगे, यूनी वैलेंट, यूनी वैलेंट इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। और ये क्या होता है, इक्वेशन 9 क्या होता है, ए लिखा है, ए क्या होता है, तो एक्टिविटी ऑफ द यूनी वैलेंट इलेक्ट्रोलाइट। तो इसमें क्या होगा, इक्वेशन 9 जो है वो होता है एक्टिविटी ऑफ यूनी वैलेंट इलेक्ट्रोलाइट, और इक्वेशन 8 जो है वो दिखाता है मीन एक्टिविटी कोएफिशिएंट, क्योंकि r के टर्म में है, r के टर्म में कोएफिशिएंट को दिखाएगा और r प्लस माइनस है, तो इसलिए ये दिखाएगा मीन एक्टिविटी कोएफिशिएंट ऑफ यूनी वैलेंट इलेक्ट्रोलाइट, क्लियर है। तो ये हो गया। इसमें अगला देखते हैं, अगला केस, इसमें ये वाला केस खत्म, दूसरा केस है यूनी बाइवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट, यूनी बाइवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट, और इसके एग्जांपल लेते हैं A2SO4, ठीक है, यूनी बाइवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो इसमें देखें तो इसके बेसिस पर हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं K2SO4, तो देखो तो K2SO4 का कैसा होगा, K2SO4 ये क्या होगा, जब टूटेगा तो क्या होगा, 2K प्लस 1SO4 2-, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है, तो ये है हमारा क्या, तो बाइवेलेंट, ठीक है, ये है क्या, बाइवेलेंट, और ये है क्या, यूनिवेलेंट, ठीक है। मतलब इसकी संख्या 1 है, इसकी संख्या 2 है, तो इसलिए 2 है उसको बाइवेलेंट और यूनि है तो यूनिवेलेंट। तो यहाँ पे देखो x का वैल्यू कितना होगा, तो 2 होगा, और y का वैल्यू कितना होगा, तो 1 होगा, ठीक है। तो न्यू इज इक्वल टू x प्लस y होता है, तो क्या लिखोगे इसको, न्यू इज इक्वल टू 2 प्लस 1, 2 प्लस 1, और इसी के बेसिस पर न्यू इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, तो 3, ठीक है, न्यू इज इक्वल टू हो जाएगा 3। तो इसके बेसिस पर लिख सकते हैं न्यू इज इक्वल टू 3, ये हम निकाल लिए यहाँ पे। अब इसी प्रकार से फ्रॉम इक्वेशन 6 ये था, तो इसकी जगह पे हम लोग ये वाला लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये r प्लस माइनस इज इक्वल टू r प्लस, और देखो यहाँ पे x था इनटू r माइनस y, और यहाँ पे था 1/न्यू, तो देखो x की जगह पे क्या लिखेंगे, तो x की जगह पे 2, तो यहाँ पे आएगा हमारा 2, और y की जगह पे 1, तो यहाँ पे आएगा हमारा 1, और न्यू की जगह पे 3, तो यहाँ पे आएगा 3, ये, ठीक है। इसको दे देते हैं इक्वेशन 10। चलो इसके बाद देखें, तो यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 4 से, तो इक्वेशन 4 से देखें, तो इक्वेशन 4 से ये वाला इक्वेशन लाएंगे, देखो तो ये इक्वेशन 9 है ना, ये वाला इक्वेशन 4 था, क्या था, a प्लस माइनस इज इक्वल टू था 1/न्यू, ये था, अब ये चेंज किए थे तो कैसा हो गया था, तो ये a इज इक्वल टू हो गया था a प्लस माइनस और इसके घात में न्यू, ठीक है। तो ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a इज इक्वल टू a प्लस माइनस और घात में हो जाएगा 3,
ठीक है, तो ये हो गया इक्वेशन 11। ठीक है, अब इसमें देखो तो इसमें क्या बता सकते हो तुम, तो इसमें बता सकते हो इक्वेशन 10 क्या होता है, इक्वेशन 10, यह इक्वेशन 10 आर प्लस माइनस के टर्म्स में है, क्या होगा, तो क्या होगा, मीन एक्टिविटी को इफिशिएंट, मीन एक्टिविटी को इफिशिएंट ऑफ किसका, तो यहां पे लिए है उसका यूनि बाइवेलेंट, यूनि बाइवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट। ठीक, इसके बाद देखो तो इक्वेशन 11, इक्वेशन 11 क्या होता है, तो इक्वेशन 11 क्या दिखाता है, तो ये दिखाता है एक्टिविटी, एक्टिविटी ऑफ यूनि बाइवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट, तो ये दिखाता है यूनि बाइवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो इस प्रकार से इसके हम लोग दो केस जो है वो कंसीडर करते हैं। ठीक है, आगे देखिए, इसमें आगे देखें तो डिटरमिनेशन ऑफ एक्टिविटी कोएफिशिएंट, डिटरमिनेशन ऑफ क्या होता है, तो एक्टिविटी, एक्टिविटी कोएफिशिएंट, एक्टिविटी कोएफिशिएंट के लिए देखें तो वेरियस मेथड यूज किया जाता है, तो कौन कौन सा मेथड यूज किया जाता है, तो पहला मेथड होता है वेपर प्रेशर मेथड, वेपर प्रेशर मेथड, वेपर प्रेशर मेथड। दूसरा मेथड यूज किया जाता है जिसको बोलते हैं फ्रीजिंग, फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट मेथड, फ्रीजिंग पॉइंट मेथड। तीसरा देखें तो तीसरा होता है सॉलिबिलिटी मेथड, सॉलिबिलिटी, और चौथा होता है इसका ठीक है, पांचवा होता है, पांचवा होता है फ्रॉम गिव्स फ्री एनर्जी, फ्रॉम गिव्स, गिव्स ड्यूहेम, ड्यूहेम गिव्स ड्यूहेम इक्वेशन, फ्रॉम गिव्स ड्यूहेम इक्वेशन। सिक्स होता है इसका फ्रॉम डिवाइड हकल थ्योरी, फ्रॉम डिवाइड हकल, हकल थ्योरी। ठीक है, और चौथा होता है क्या, तो चौथा होता है रेंडल वाइट मेथड, रेंडल वाइट मेथड। तो इसमें देखें तो टोटल कितने मेथड हो गए, तो टोटल 7 मेथड हैं। ठीक है, और टोटल 7 मेथड को जो है हम लोग कल स्टडी करेंगे। ठीक है, ये जो 7 मेथड है ना, इस 7 मेथड में देख लेना कि कौन कौन सा जो है एग्जाम में आया हुआ है, उसको बताना, उसके हिसाब से तीन या कोई 4 मेथड जो है हम लोग इसका स्टडी करेंगे। ठीक है संजू? ठीक है सर। हाँ, ये जो 7 मेथड है इसमें से कोई भी 3 या 4 को हम लोग लिखेंगे, लेकिन ये है कि वो एग्जाम में आया होना चाहिए, उसको ध्यान देना है ना। तो क्वेश्चन पेपर से उसको देख करके बताना, कल ग्रुप में भेज दिए रहना है ना। तू ही नहीं, मतलब बाकी लोग भी देखेंगे जो वीडियो, वो भी देख करके इसको, इसमें से कौन 4 मेथड या 3 मेथड पढ़ना है उसको लिख करके भेज दिए रहेंगे। चलो ठीक है। यस सर।